नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार में मौत के मार्च से सनसनी फैल गई है। लोकतंत्र के लिए आवाज बुलंद कर रहे लोकतंत्र समर्थकों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। रविवार को तो इंतहा हो गई। म्यांमार की सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस गोलीबारी में 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए और कई जख्मी हो गए। आज हम अपने इस खास शो में म्यांमार में हो रहे रक्तपात की ही बात करेंगे। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे एक कपड़े के बल पर म्यांमार की महिलाओं ने सेना के खिलाफ क्रांति का ऐलान कर दिया है। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, म्यांमार का मौत का मार्च। म्यांमार में रक्तपात का दौर जारी है। रविवार को सेना ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 50 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि मारे गए लोगों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है और यह बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई शव अब भी सड़कों पर या सुनसान जगहों पर पड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि म्यांमार की सेना हद से क्यों गुजरी और प्रदर्शनकारियों को गोलियों से क्यों भूना। आइए दिखाते हैं। म्यांमार में सेना का खूनी खेल। म्यांमार में जारी मौत का मार्च। लोकतंत्र पर भारी गणतंत्र। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में 1 फरवरी को तख्ता पलट हुआ। ऑंग सान सू ची को हिरासत में ले लिया गया। मिन ऑंग लाइंग ने सेना को म्यांमार की सड़कों पर उतार दिया और कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन म्यांमार की जनता खामोश नहीं बैठी। हाथों में तख्तियां लिए लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने मैदान में कूद पड़े। म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ से लेकर यंगोन तक शहर शहर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का सिलसिला चल पड़ा। म्यांमार की जनता सेना के खिलाफ हल्ला बोलने लगी। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी म्यांमार में हुए तख्ता पलट की आलोचना करते हुए सेना को चेतावनी दी। लेकिन वहां की सेना अब इस लोकतंत्र की लड़ाई को कुचलने के लिए जुल्म की सारी हदें पार कर जाने पर आमादा है, जिसकी सबसे भयानक तस्वीर देखने को मिली रविवार यानी 14 मार्च को, जब म्यांमार की सेना ने यंगोन में आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। म्यांमार से आ रही खबरों के मुताबिक रविवार को सेना की गोलीबारी में प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई जगहों पर अब भी लाशें पड़ी हुई हैं जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। Eskalasi kekerasan semakin meningkat dan juga tidak hanya water cannon tetapi juga ada sniper dan juga perintah tembak di kepala untuk para protestor damai atau ya protestor damai yang sedang berlangsung itu semakin meningkat। वैसे तो बीते 6 हफ्तों से म्यांमार में लोगों पर सेना का अत्याचार जारी है, लेकिन रविवार को वहां की सेना ने सबसे सख्त एक्शन लेते हुए लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। म्यांमार की क्रूर सेना 1 फरवरी के बाद से ही लोकतंत्र की बहाली की मांग करते प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही है। कभी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं तो कभी प्रदर्शनकारियों को पीटा जा रहा है। लेकिन रविवार को लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क उठा।
यांगोन में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वहां मौजूद चीन की फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने चीन की फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर दिया, तो कई जगह फैक्ट्रियों में लूट की वारदात भी हुई। इस घटना में चीन के कई नागरिक बुरी तरह जख्मी हो गए। आगजनी की इस वारदात के बाद म्यांमार की सेना आग बबूला हो उठी और उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। म्यांमार में सेना की मौत वाली मार्च का वीडियो देखिए। आप देख सकते हैं किस तरह सेना के जवान प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा रहा है और भगदड़ मची हुई है। सेना की इस गोलीबारी में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खून से लथपथ जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अस्पताल में बेड भी कम पड़ गए। कई लोगों का इलाज तो सड़क पर ही किया गया। इस महिला को देखिए जो दहाड़े मार मार कर रो रही है। म्यांमार की सेना के रक्त चरित्र ने इसका घर उजाड़ दिया। इसके बेटे को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। पूरी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके म्यांमार की मिलिट्री लोगों के ऊपर जुल्म ढा रही है। शरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं। लाइव एम्यूनिशन इस्तेमाल किया जा रहा है। जानो माल की परवाह किए बगैर फायरिंग खोल दी जाती है। जनता पर ढाया जा रहा जुल्म इतना ज्यादा है कि रोज 40 से लेकर 50 तक मौतें होती हैं। म्यांमार की सेना को लगा था कि वो निहत्थे लोगों की जान लेकर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल सकती है, तो शायद यही वजह है कि सेना ने कई हिस्सों में मार्शल लॉ भी लगा दिया। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। यांगोन की घटना का साइड इफेक्ट म्यांमार के दूसरे शहरों में दिखा, जहां लोगों ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए और सेना से लोहा लेने लगे। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी हुई। बेकाबू जनता ने क्रूरता की हदें पार करती सेना पर पत्थर बरसाए, तो सेना ने भी आंसू गैस के गोले दागे। लोगों का मानना है कि सरकार को हटाने का कारण कोई और ही था, और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ म्यांमार के वो रिटायर होने वाले थे और वो चाहते थे कि वो अगला राष्ट्रपति बने। म्यांमार की सेना बर्बरता की इंतहा कर चुकी है, जिसका सबूत है मां क्याल सेन उर्फ एंजल। 19 साल की एंजल ने दशकों बाद म्यांमार में आए लोकतंत्र की खुली हवा में अभी सांस लेना सीखा ही था कि सेना ने तख्ता पलट करके उनके सपनों को कुचल दिया। ब्लैक टी शर्ट पहने एंजल ने सेना के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये एंजल का आखिरी वीडियो है जिसमें वो हल्ला बोल रही हैं। तो उनकी टी शर्ट पर लिखा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मासूम एंजल को भी शायद पता था कि सब कुछ इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि मांडले में म्यांमार की सेना ने एंजल को गोली मार दी। एंजल के सिर पर गोली मारी गई। यही नहीं, म्यांमार की हत्यारी सेना ने एंजल की कब्र खोदकर पहले शव को बाहर निकाला और फिर उसमें सीमेंट भर दिया। सेना के इस रवैये से लोगों में भारी गुस्सा है, जबकि एंजल म्यांमार में लोकतंत्र की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। जिस प्रकार से हालात दिन ब दिन म्यांमार में बिगड़ रहे हैं, मिलिट्री जनता और आम जनता के बीच में जिस प्रकार का टकराव बढ़ रहा है, जिस प्रकार लोग मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ तानाशाही कर रहे हैं, ऐसे में लगता है कि यूनाइटेड नेशंस का हस्तक्षेप जरूरी हो गया है। यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि चार्टर 7 के अधीन वहां पर जल्द ब जल्द पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए। सोशल मीडिया पर लोकतंत्र की खातिर एंजल के बलिदान की जमकर तारीफ हो रही है, तो संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया म्यांमार की सेना के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रही है। हालांकि सेना पूरे देश में मार्शल लॉ लगाने की फिराक में है,
और अगर ऐसा हुआ तो इससे हालात बद से बदतर हो जाएंगे। प्रदर्शनकारी पहले से ज्यादा उग्र हो जाएंगे और देश की सड़कें खून से लाल। उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है और तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं और 17 अप्रैल को मतदान शुरू होगा और 2 मई को काउंटिंग नतीजे सामने आ जाएंगे और 23 मार्च से 30 मार्च तक नॉमिनेशन की तारीख तय कर दी गई है और नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख है 30 मार्च और 3 अप्रैल तक नाम वापसी की तारीख तय कर दी गई है। आपको बता दें और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी प्रेम पूरी खबर बताइए विस्तार से। आज भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 3 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। वल्लभ नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए आयोग ने फिलहाल चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया है। हमने जब इस संबंध में चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आयोग ने जो कार्यक्रम जारी किया है उसके मुताबिक तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 17 अप्रैल को मतदान होगा। 23 मार्च से नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा जी माफ कीजिएगा, नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। उसके बाद 2 मई को मतगणना होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बनी रहे और किसी प्रकार के अप्रिय हालात से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। जी प्रेम, देखिए जिस तरीके से हम बात करें चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और ये भी बता दिया गया है कि काउंटिंग कब होगी, नॉमिनेशन की तारीख बता दी गई है, लेकिन हम बात करें किस तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे, किस तरीके से वोटिंग होगी, उसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है फिलहाल? जी बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी होने से पहले ही विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श कर लिया था और इस बार आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। साथ में दिव्यांग एवं बुजुर्ग एवं महिला मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था की है। इसके अलावा चूंकि ये गर्मी के मौसम में चुनाव हो रहे हैं तो जो मतदाता है उनके लिए भी छाया एवं पानी की माकूल व्यवस्था की है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो आयोग ने राज्य के गृह विभाग से पर्याप्त फोर्स मांगी है और गृह विभाग ने अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। अब ये माना जा रहा है कि आयोग भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार चुनाव कराने के लिए पूरी तैयार है और आयोग ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है। जी प्रेम, टिकट को लेकर बात की जाए तो इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है किसको मैदान में उतारा जाएगा? क्योंकि पहले हमने खबरें ये चलाई थी कि टिकट को लेकर असमंजस देखने को मिल रहा है दोनों पार्टियों में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस में हो।
तो टिकट को लेकर जानकारी मिल रही है, क्योंकि देखिए तारीख का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन टिकट किसको दिया जाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये दोनों ही जो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ही दलों में टिकटों को लेकर असमंजस की स्थिति फिलहाल बरकरार है। दोनों ही दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि राजसमंद से बीजेपी पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की बेटी को टिकट दे सकती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक प्रेम, मैं आपसे जानकारी लूंगा, मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सुधीर, देखिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, एक सीट ऐसी है जिसको अभी नहीं बताया गया है कि उस पर कब चुनाव होंगे, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल 4 विधानसभा के उपचुनाव प्रदेश में ड्यू हो रहे थे। चारों सीटें जो वर्तमान विधायक थे उनकी मृत्यु की वजह से रिक्त हुई थी, लेकिन अभी जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया है वो 3 जगह का ही जारी किया है, वल्लभनगर का जारी नहीं किया। जहां तक आपने भी सवाल किया था कि चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियों की किस तरह की स्थिति रहेगी, राजनीतिक पार्टियों की खासतौर से बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में, जब सीटें रिक्त हुई थी उसी समय से शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि बीजेपी ने अपने स्तर पे 2-2, 3-3 बार सर्वे कर ली गए कि किस आधार पर किसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन चूंकि अंतिम निर्णय हर पार्टी का अंतिम निर्णय उनका जो सबसे उच्च जो नेता होते हैं वो करते हैं, लिहाजा अब चूंकि विधिवत रूप से चुनाव की घोषणा हो गई, तो अब जो कौन प्रत्याशी होगा, कौन नामांकन दाखिल करेगा, इसकी जो कार्रवाई है वो अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जी सुधीर, देखिए पेच वहीं फंसा हुआ, मेरा वही सवाल आपसे फिर दोबारा रहेगा कि एक सीट पर अभी इन्होंने तारीख नहीं बताई गई है और एक ही सीट पर पेच फंसा हुआ था। खबरें भी हमने चलाई थी कि कई प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो नामांकन दाखिल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनको टिकट मिले, लेकिन बात फंस रही थी परिवारवाद को लेकर। तो क्या ये वजह मानी जा रही है टिकट और तारीख इसको लेकर ऐलान नहीं किया गया है? देखिए, मैं बता दूं, निर्वाचन आयोग के समक्ष ये कभी भी निर्णय नहीं होता है कि किसी की टिकट डिक्लेयर होती या नहीं होती। एक शेड्यूल कार्यक्रम के तहत ये निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। क्योंकि सबसे पहले जो सारडा की बात की जाए, उसको लगभग 6 महीने पूरे होने वाले थे उस सीट को रिक्त हुए, लिहाजा जो प्रथम फेज में अब जो बाकी की जगह इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन 3 सीटों को ही शामिल किया गया था जो बहुत पहले हो गई थी। क्योंकि वल्लभनगर की जो सीट है वो भी हाल ही में रिक्त हुई थी, वो भी वहां के सिटिंग एमएलए के निधन के चलते वो सीट रिक्त हुई थी, लिहाजा उसको अभी छोड़ दिया गया है। तो अब जो नेक्स्ट फेज में चुनाव होंगे आने वाले दिनों में, उसमें उस एक सीट को शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये 3 जो विधानसभा क्षेत्र है वहीं पर ये चुनाव होंगे। और एक गौर करने वाली बात सुधीर ये भी है कि आचार संहिता भी लगा दी गई है, तो एक विशेष तौर पर घोषणाएं अगर की जा सकेंगी वो भी नहीं की जा सकती अभी। देखिए, निश्चित रूप से जब आचार संहिता लागू होती है, निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता की अपने आप स्वतः ही लागू हो जाती है। खासतौर से जिन विधानसभा क्षेत्रों में ये निर्वाचन होगा, जहां जहां बाई इलेक्शन है, वहां पर ये जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू रहेगी। लेकिन जहां तक बात करें कि और दूसरी योजनाओं का या दूसरे काम करने का, वो वहां पर सरकार चाहे तो कर सकती है। अब चूंकि अभी विधानसभा का सत्र भी अभी चल रहा है, बजट भी पास होना है, तो कई चीजें अभी आना और बाकी है। क्योंकि जिस तरह से अभी कल भी डिमांड पारित होगी, आज भी डिमांड है, तो उनमें जो जो घोषणाएं सरकार चाहे वो कर सकेगी, क्योंकि वो उस बाध्यता से बाहर है। क्योंकि विधानसभा सत्र पहले से चल रहा है, निर्वाचन आयोग की जो निर्वाचन की जो तिथि है वो बाद में जारी हुई है, लिहाजा कुछ घोषणाएं जैसे हो सकती है, क्योंकि अभी सत्र चल रहा है, बजट सत्र में अभी पास होगा, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल अभी पास होना बाकी है। लेकिन अब कल कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, उसमें ये फैसला होगा कि अब इस सदन की कार्रवाई केवल एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल यानी बजट पास करवाने तक ही सीमित रहेगा, या फिर निर्वाचन की जो प्रक्रिया है बाई इलेक्शन की, वो पूरी करने के बाद दोबारा सत्र बुलाया जाए। ये कल बीएससी की बैठक में निर्णय हो सकता है। जी सुधीर, देखिए 3 सीटों का ऐलान कर दिया गया है, कब कब चुनाव होंगे और कब कब काउंटिंग होगी, कब कब नतीजे सामने आएंगे निकलकर। लेकिन देखिए रणनीति की अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ने 4 सीटों के हिसाब से रणनीति बनाई थी अपनी, लेकिन अब 3 की अलग रणनीति बनानी है और 1 सीट की अलग रणनीति बनानी है। देखिए, बिल्कुल सही है कि अभी फिलहाल 3 सीटों के लिए ही निर्वाचन की तिथि घोषित हुई है, लिहाजा अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इन 3 बाई इलेक्शनों पर ही फोकस करना पड़ेगा जहाँ ये चुनाव हो रहे हैं। जहां चौथे निर्वाचन की बात की जा रही है वल्लभनगर की, वहां अभी निर्वाचन नहीं हो रहा, लिहाजा अब दोनों पार्टियों को इन 3 स्थानों के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। 3 प्रत्याशियों की जो सर्च करना पड़ेगा कौन यहाँ से प्रत्याशी होगा।
तो अभी फिलहाल दोनों राजनीतिक पार्टियों समेत अन्य जो पार्टियां हैं उनको इन 3 सीटों के लिए ही अपना फोकस रखना पड़ेगा और यहाँ पर प्रत्याशी की घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से है कि निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी किया है, उसके मुताबिक जो नामांकन का जो प्रोसेस है वो भी जल्द शुरू होने जा रहा है। 23 मार्च से नामांकन का काम शुरू होगा। इस को दृष्टिगत रखते हुए पार्टियां अपना जो शेड्यूल है कि किस किस को कब कब वो नामांकन करवाएगी वो ध्यान में रखकर ही काम करेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन के साथ ही जो नॉमिनेशन का लास्ट डेट है वो भी 30 मार्च रखा गया है। तो अब चूंकि प्रक्रिया बहुत तेजी से आ रही है और 17 तारीख को सैटरडे को अप्रैल में ये मतदान होगा, तो अब तेजी से जो राजनीतिक पार्टियां हैं कैंडिडेट्स को लेकर जल्द निर्णय भी करेगी। हालांकि इन उपचुनाव में प्रेशर पॉलिटिक्स भी राजनीतिक पार्टियों के सामने रहने वाली है, लिहाजा ये भी हो सकता है कि जब अंतिम दौर में नामांकन का काम पहुंचे यानी 30 मार्च के आसपास पहुंचे तब अपने अपने पत्ते राजनीतिक पार्टियां खोले। जी सुधीर, अब इस वक्त आपके साथ मैं जुड़ रहा हूं और स्वप्निल और मेरे साथ सहयोगी दिनेश भी अब इस वक्त जुड़ चुके हैं। ये इस वक्त मरुधरा की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, लगातार 4 की 64 पर हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन इंतजार इस बात का था कि कब 4 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर तारीखों का ऐलान होता है। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। यह बात जरूर है कि थोड़ा चौंकाने वाला रहा, इसलिए क्योंकि 3 सीटों के लिए टाइम टेबल जारी हुआ है। 3 सीटों पर कब चुनाव होने हैं, कब तक प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं, किस दिन मतदान होगा, किस दिन नतीजे आएंगे, इसकी घोषणा हुई है। 1 सीट की अभी घोषणा नहीं हुई है, यानी पहले 3 सीटों पर उपचुनाव का रण सजेगा। चौथी सीट पर बाद में जब तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद वहां पर उपचुनाव का रण देखने को मिलेगा। सहयोगी सुधीर और दिनेश लगातार हमारे साथ हैं। दिनेश, देखिए, तमाम राजनीतिक दल, यहां तक कि प्रदेश के तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानकर चल रहे थे कि 4 सीटों पर एक साथ चुनाव होने, लेकिन अब जो स्थिति है 3 सीटों पर पहले चुनाव होंगे और फिर चौथी सीट का कार्यक्रम जब घोषित किया जाता है उस वक्त वहां पर रण सजेगा। एक ड्रॉबैक देखिए आप, सबसे पहले जो 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे उसके नतीजों को लेकर एनालिसिस होगा। राजनीतिक दलों को चौथी सीट पर दाव खेलने के लिए एक्स्ट्रा समय मिल रहा है। दिनेश, सुन पा रहे हैं मुझे आप? लगता है दिनेश तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। सहयोगी सुधीर मेरे साथ हैं। सुधीर, जैसा कि मैंने कहा, देखिए, 4 सीटों के नतीजे एक साथ आते तो उसका एनालिसिस विपक्षी भाजपा के लिए और सत्ता में बैठी कांग्रेस के लिए अलग होता, लेकिन अब जब 3 और बाद में 1 का नतीजा आएगा, एनालिसिस चाहे किसी भी तरफ इशारा करे, लेकिन दोनों ही दलों को एक एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है उस 1 सीट के लिए। जी बिल्कुल सही है। पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि अभी जो 4 उपचुनाव होने थे उनमें 3 ही उपचुनाव होंगे। जहां तक वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की बात है, क्योंकि पूरे देश में 29 ऐसे स्थान है जहां पर ये उपचुनाव होने थे, उनमें फिलहाल अभी निर्वाचन विभाग में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी 14 स्थानों पर ही उपचुनावों की घोषणा की गई है, जिसमें 3 उपचुनाव राजस्थान की सीटों पर होने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि निर्वाचन विभाग अब चूंकि 29 स्थानों पर होने थे और 14 पे ही हुए हैं, बाकी के स्थानों की घोषणा अब सेकंड फेज पे, यानी जब ये निर्वाचन की प्रक्रिया निपट जाएगी उसके बाद में लिए जाएंगे। तो एक तो ये साफ होगा कि कितने स्थानों पर उपचुनाव होने थे और कितनों की घोषणा की गई। और जहां तक इन चुनावों को लेकर रणनीति के पार्ट पे, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य दलों के, उनको अब इन 3 सीटों पर ही अभी फिलहाल फोकस करना पड़ेगा, जो कि 4 सीटों पे फोकस होना चाहिए था अगर वहां पर भी निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती या घोषणा हो जाती। अब चूंकि जहां तक समय की बात है, क्योंकि पर्याप्त समय एक तरह से दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को मिला है इसके अंदर, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि जैसे जैसे ये सीटें जिन कारणों से खाली हुई वहां पर राजनीतिक पार्टियां तुरंत सक्रिय भी हो गई थी और सतत प्रक्रिया का एक हिस्सा है जहां चुनाव होते हैं। तो ऐसे में अब चूंकि खासतौर से बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अपने अपने कैंडिडेटों को लेकर पहले से ही अपने सर्वे करवा ली गई है। बीजेपी में केंद्रीय एजेंसी ने अलग सर्वे किया है, केंद्र के नेतृत्व ने, तो प्रदेश नेतृत्व ने अलग सर्वे किया है,
बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इन चारों सीटों पर जाके और फीडबैक लेके आ चुके हैं। हाँ, लेकिन इसी दोनों तरह ही चूंकि- जो दल हैं सुधीर, दोनों ही दल अपने अपने संकटों से भी गुजर रहे हैं। वो चाहते थे कि अभी समय मिल रहा है, कम से कम उन संकटों को दूर किया जाए। अगर आप देखेंगे हाल के दिनों में राहुल गांधी जब आए थे या फिर बीजेपी के लिए जेपी नड्डा जब आए थे, दोनों की जो एनालिसिस चल रहा था वो इसी बात को लेकर चल रहा था कि ये एक हवा बनाई जा रही है चुनावों को लेकर। उसका मुख्य मकसद उन संकटों को दूर कर पार्टी को चुनाव की ओर ढकेलना था। मैं इस पर आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन इस बीच मेरे साथ फोन लाइन पर बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत जी मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू स्वप्निल जी। लक्ष्मीकांत जी, तैयार हैं चुनावों के लिए? बिल्कुल तैयार है, चुनाव जीतेंगे, चारों सीटों पर चुनाव जीतेंगे। जिस तरह की स्थिति राजस्थान में बनी हुई है पिछले 2-2.5 साल की सरकार के अंदर, उस तरह राजस्थान की जनता हमारे साथ है और पूरा का पूरा जो दृश्य पूरे राजस्थान में बना हुआ है उसको देख रही है। जिस तरह का अपराध यहाँ पर बढ़ा हुआ है महिलाओं के तौर पर, महिलाओं के खिलाफ खास तौर पे, वो पूरे राजस्थान की जनता ने महसूस किया, दिल से महसूस किया और कंपेयर कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस सरकार को। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि चारों की चारों विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। लक्ष्मीकांत जी, वल्लभ नगर के लिए बाद में प्रिपरेशन करनी है, पहले 3 जगहों के उपचुनाव को फेस करना है। इसे किस रूप में देखती है पार्टी आपकी? देखिए, ये तो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष वही सब मिलकर बताएंगे, लेकिन प्राइमा फेसी जो सामने है कि चलो वल्लभ नगर का चुनाव भी तो लड़ना ही है और बाकी 3 चुनाव भी लड़ना ही है। इसलिए इन सबके सामने केवल हमारा लक्ष्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते और ये जो बेलगाम सरकार है इसके नाक में नकेल डालने का काम करे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो पूरे राजस्थान, लेकिन एक तरह से हो सकता है आपके लिए राहत की बात हो, क्योंकि वल्लभ नगर का एक फोटोग्राफ जिस तरह से चर्चाओं में आया और वायरल हुआ, पार्टी ने उसको ऑफिशियल पेज पर खेद भी जताया, लेकिन उसे लेकर नाराजगी उस इलाके में है। ये आपके लिए तो एक राहत की बात हो सकती है फिलहाल। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के दम पर, अपने नेताओं के लोकप्रियता के दम पर और इन सब बातों को लेकर मैदान में तो जाती ही जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले 2.5 साल में जो काम किए हैं राजस्थान में, कर्म किए हैं, उनकी वजह से राजस्थान की जनता जिस तरह से पीड़ित है वो हमारे लिए एडवांटेज है और राजस्थान की जनता चारों की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाएगी, क्योंकि राजस्थान में आज देखिए जिस तरह से, लेकिन आपकी बात शहरी निकाय चुनावों के रण में उतनी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई, फिर आप क्यों इतना कॉन्फिडेंट हैं? आप और हम और हमारे प्रवक्ता आपके चैनल पे 50 बार इस बात को बोल चुके हैं कि शहरी निकायों को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया, किस तरह परिश्रम किया, किस तरह एक वार्ड 200 वोटों का और एक वार्ड 2000 वोटों का बनाया और उसके बावजूद भी रिजल्ट क्या है कि 19 निकायों में ये जीते और 25 में हम जीते। तो ये तो उसके बावजूद ये है, जिला परिषद और पंचायत समितियों का रिजल्ट तो आपको पता ही है, हम उन जगह पर जीते हैं आजादी के बाद से आज तक जीते ही नहीं है। तो ये सब माहौल आज बता रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रणभेरी बज चुकी है, रण सजना शुरू होना है। अब दोनों ही राजनीतिक दल यहाँ पर अपने अपने उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें मोर्चा संभालने के लिए कहेंगे। देखना होगा कहां से कौन किसे प्रत्याशी बनाता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।